बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 20 कार्बोक्सिलिक एसिड में से आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं दैट डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस IMAF। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस मीन्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर आल्सो नोन एज van der Waals forces। van der Waals forces. These forces are also known as van der Waals forces. van der Waals forces के कितने टाइप्स हैं? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस या van der Waals फोर्सेस के टाइप्स कितने हैं? सो वी हैव three main types of van der Waals forces. These are dipole force, second one is hydrogen bonding, third one is London dispersion forces. London dispersion forces are also known as short range forces. These are also known as instantaneous dipole, induced dipole forces. ये आप लोगों ने van der Waals forces के ये टाइप्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने पढ़े हैं। चैप्टर नंबर 5 लिक्विड चैप्टर van der Waals फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में लिक्विड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि डायपोल फोर्स किसको कहते हैं? वो फोर्स जो कि पोलर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड के बीच जनरेट हो जाएं तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? डायपोल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको कहते हैं? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान जनरेट हो जाएं, लेकिन किस तरह कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव रिचार्ज हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव रिचार्ज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जनरेट हो जाएं। सिंपल इज दैट हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए यहाँ पर मॉलिक्यूल का पोलर होना ज़रूरी है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो मेन चीज़ हैं जो आपको मैं एक आसान सा हिंट दे रहा हूँ वो ये है कि वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन के साथ क्या हो? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन अटैच हो। वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन अटैच हो तो उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। और थर्ड वन जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं क्या? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लेकिन अगर आप देख लें एक बहुत मेजर एमसीक्यूज ईटा के पेपर में एमकेट, ईकेट और नस्ट में आते हैं कि डिस्पर्शन फोर्सेस आर पॉसिबल इन ऑल टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन बाज़ मॉलिक्यूल में अगर पोलर हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसमें डिस्पर्शन फोर्सेस परमानेंट होंगे, और अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो टेम्परेरी होंगे। दे डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ अमंग द मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ
इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, मतलब स्ट्रेंथ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का जो ऑर्डर है वो क्या होगा स्ट्रेंथ के लिहाज से। तो अगर हम स्ट्रेंथ के लिहाज से देख लें तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है एज कंपेयर टू डायपोल डायपोल फोर्सेस, एंड इट इज स्ट्रांगर देन, ये जो है इट इज स्ट्रांगर देन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग है किस चीज़ से, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड is stronger than dipole dipole force, dipole dipole force is stronger than London dispersion forces, but in some cases, कुछ केसेस ऐसे हैं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो डायपोल डायपोल फोर्सेस से स्ट्रांग हो जाते हैं। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पर्टिकुलरली डिपेंड अपॉन द polarizability of molecule, and polarizability of a molecule depend upon, basically it depend upon the size of molecule। polarizability का ताल्लुक किसके साथ है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के साथ है, या इसका ताल्लुक जो है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल के साथ है। और ये जो दो फोर्सेस हैं दे डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। जिस तरह के हम कहते हैं कि अगर हम इसके एग्जांपल में जाएं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देख लें तो फ्लोरीन का कम होगा क्लोरीन से, क्लोरीन का कम होता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का कम होता है आयोडीन से। ऑल दीज मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर, बट if the size of molecule is larger then its polarizability will be stronger, would be greater। अगर polarizability ज़्यादा है तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जितने भी थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एटसेट्रा क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसी वजह से ये दो जो है गैसेस हैं ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह शेप ऑफ मॉलिक्यूल, हमारे पास अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख लें, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, लीनियर एंड ब्रांच्ड। लीनियर मॉलिक्यूल है और ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। अगर हमारा लेट सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं किस चीज़ का, ब्यूटेन का, तो अगर हमारे पास इन ब्यूटेन है और दूसरा इसका ब्रांच आइसोमर है जिसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं, अगर चेन का साइज लार्जर है, शेप लीनियर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, तो उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी ज़्यादा होंगे। मॉलिक्यूल वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का C4H10 है, लेकिन एक का शेप है लीनियर और दूसरे का शेप है ब्रांच। जितने ब्रांचेस ज़्यादा होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, पोलराइजेबिलिटी कम होगी, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। ये तो हो गई है बात किस चीज से रिलेटेड, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस से रिलेटेड। बेटा अब हम आगे जाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट। सो जिस तरह अभी आपको मैंने कह दिया कि फिजिकल स्टेट बी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है। कैसे, यहां देख लेना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज बढ़ रहा है मॉलिक्यूल का तो फिजिकल स्टेट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस में इंक्रीज आ रहा है, पोलराइजेबिलिटी में इंक्रीज आ रहा है। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फिजिकल स्टेट क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो
यहां पर अगर हम देख लें, अब पर्टिकुलरली हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप देख लें, जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका ये है। अभी आपको मैंने कहा वो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। सो इन सिंपल वी कैन से दैट कार्बोक्सिलिक एसिड हैव OH ग्रुप। दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो वंडर वाल फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा? वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है? इट हैव अ डोमिनेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेमली हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड अभी हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट केस ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। तो अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट केस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जिन मॉलिक्यूल में भी है वो ज्यादातर अमूमन किस फिजिकल स्टेट में होंगे? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं, तो ये अमूमन लिक्विड या सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इसलिए लोअर मेंबर जो है, लोअर मेंबर मीन कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 10 तक। मतलब हमने इसका नोमेनक्लेचर पढ़ा है। कार्बन नंबर 1 मीन HCOOH। इस कंपाउंड का नाम क्या है? मीथानोइक एसिड। दूसरा मेंबर है जिसमें कार्बन 2 होंगे, कार्बन 2 C2, मतलब CH3COOH। इसमें 2 कार्बन है, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। इस तरह करते करते कार्बन नंबर 10 की तरफ जाते हैं, तो इसका क्या होगा? C9H17COOH। इस कंपाउंड का नाम क्या है? दिस वन इज नोन एज डीकनोइक एसिड। डीकेन तो ई रिप्लेस होगा बाय OIC एसिड, तो इसका नाम है डीकनोइक एसिड। डीकनोइक एसिड, डीकनोइक एसिड ये होगा C9H19। C9H19 क्योंकि अल्काइल ग्रुप यहां है, तो अल्काइल ग्रुप का फार्मूला क्या है? CnH2n+1। तो C9H19 डीकनोइक एसिड। जिस तरह के ये C2CH3 है, ठीक है, मीथाइल ग्रुप है। इस तरह ये नोनाइल, तो इसका नाम है डीकनोइक एसिड। अब डीकनोइक एसिड तक ये क्या है? एक कार्बन है, फिर 2 कार्बन है, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। करते करते कार्बन एटम की तादाद में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। कार्बन एटम की तादाद में अगर इंक्रीज आएगा, देन मैं अगर इसके नाम लिख लूँ, मीथानोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड, नोनानोइक एसिड एंड डीकनोइक एसिड। तो कार्बन नंबर 10 तक कार्बन नंबर में क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है। कार्बन नंबर इंक्रीज होंगे, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा। साइज इंक्रीज होता जाएगा तो पोलराइजेबिलिटी में इंक्रीज आएगा। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स में इंक्रीज आएगा। अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होंगे तो फिजिकल स्टेट चेंज होता जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 10 तक ये अमूमन किस स्टेट में पाए जाते हैं? लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। with distinctive or characteristic odor, इनका अपना एक स्पेसिफिक स्मेल होगा, पेनिट्रेटिंग ऑर्डर इसका होगा। लेकिन इसके जो हाइयर मेंबर हैं, मतलब अगर मैं लिख लूं हाइयर मेंबर में C11H23COOH,
इस कंपाउंड का नाम क्या है? अनडिकनोइक एसिड। अनडिकनोइक एसिड C11H23COOH। अनडिकनोइक एसिड नहीं, डोडिकनोइक एसिड। अगर यहां C10 लिखता हूं तो ये अनडिकनोइक एसिड। अनडिकनोइक एसिड मतलब 11 कार्बन इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो अनडिकनोइक एसिड ये बन जाएगा। अब अनडिकनोइक एसिड, फिर इसके बाद कार्बन नंबर 11, कार्बन नंबर 12, ये कार्बन 11 है, कार्बन 12, कार्बन 13 ऑनवर्ड जितने भी है इनका साइज और भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कार्बन नंबर 11 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी है अप टू कार्बन नंबर n, दीज आर वैक्स लाइक सॉलिड। सॉलिड होंगे, लेकिन कौन से सॉलिड होंगे? ये वैक्स लाइक सॉलिड होंगे। सो बेटा दिस इज समथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट। कार्बन नंबर जब इंक्रीज होते जाएंगे साइज में इंक्रीज आएगा, साइज इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो फिजिकल स्टेट भी साथ साथ क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। कार्बन नंबर 1 से लेकर मतलब मीथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड, नोनानोइक एसिड, डीकानोइक एसिड, कार्बन नंबर 10 तक जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑनवर्ड कार्बन 11, कार्बन 12, कार्बन 13 वो फिर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके स्मेल की तरफ या ऑर्डर की तरफ। तो अगर आप देख लें एसिटिक एसिड, इनके नाम जो लिए गए हैं ये अमूमन ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड लैटिन वर्ड है जो कि कहां से लिया गया है? एसीटोम से। एसीटोम का मतलब क्या है? विनेगर, ठीक है। तो अगर हम देख लें तो इसका जो स्मेल है दैट इज विनेगर लाइक स्मेल, एसिटिक एसिड। मगर अगर आप देख लें क्योंकि ये लफ्ज कहां से लिया गया है? एसीटोम। अब अगर हम इसमें कितने कार्बन होंगे? C2H4O2, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होगा CH3COOH और इसका आयुपेक कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। आयुपेक नेम क्या होगा? इथानोइक एसिड। मगर दूसरा एसिड है ब्यूटारिक, ये भी लफ्ज लैटिन है। कहां से लिया गया है? बटर से लिया गया है। द स्मेल ऑफ रेंसेड बटर, रेंसेड बटर या ऑक्सीडाइज्ड बटर, ठीक है। बटर जब गल सड़ जाता है, खराब हो जाता है, डिकम्पोज्ड हो जाता है तो उसमें से एक स्मेल आ जाती है। और वो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि उसमें इस एसिड की सिक्रीशन हो जाती है। और ये एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3CH2CH2COOH। इस कंपाउंड का नाम क्या है? ब्यूटारिक एसिड, या इसको आयुपेक नेम इसका होगा ब्यूटानोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटानोइक एसिड। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं C3H7COOH। दिस इज आल्सो नोन एज ब्यूटानोइक एसिड। तो ये जो इनके नाम रखे गए हैं ये इसके ओरिजिन के बेस पर रखे गए हैं, और इसके ओरिजिन के लिहाज से मतलब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। तो इस वजह से एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। 4 to 5% ऑफ विनेगर कंस्टिट्यूट स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल विच इज रिकॉग्निजेबल इन विनेगर, मतलब उसका जो स्मेल है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सब्सटेंस। और ब्यूटारिक एसिड, बटर जब गल सड़ जाता है उसमें रेंसिडिटी की वजह से, रेंसिडिटी के बेस पर उससे एक सब्सटेंस सिक्रीट होता है और उस रेंसिड बटर का जो स्मेल है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एसिड, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज ब्यूटारिक एसिड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे।